ऑनलाइन कार्यक्रम में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की मुख्य अतिथि श्री हेमंत बिष्ट जी, जो राज्य गीत के रचनाकार हैं, कवि हैं, कहानीकार हैं, एक अच्छे उद्घोषक हैं। आप अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य भी हैं। खुरपाताल जिला नैनीताल से आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। आज की अध्यक्षता श्रीमती पुष्पलता जोशी जी, पुष्पांजलि जी, जो अध्यक्ष हैं साहित्य सृजन मंच हल्द्वानी की, और बहुत अच्छी साहित्यकार हैं। कहानी वाचन आज के इस क्रम में मुआवजा कहानी लेकर के हमारे बीच में आ रही हैं एम जोशी हिमानी जी, लखनऊ से। इस कार्यशाला में आदरणीय एम जोशी हिमानी जी की कहानी को आज हम सुनेंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत हो, इसमें मैं सबसे पहले श्रीमान आकाश हारुषद जी को निवेदन के साथ आमंत्रित करता हूं कि हमारे इस कार्यक्रम में वो हमें अपना आशीर्वचन और मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करेंगे। आपका हार्दिक स्वागत है सर। हार्दिक आभार। प्रणाम महोदय। धन्यवाद जोशी जी। सभी को सादर नमस्कार। ज्ञानार्जन के इस महत्वपूर्ण ऑनलाइन कार्यक्रम में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे कर्मठ शिक्षकों में अग्रणी रहे, बेहतरीन संचालक कार्यक्रमों के संचालक रहे सम्मानित श्री हेमंत बिष्ट जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही श्रीमती पुष्पांजलि जी, और कहानी वाचन करने वाली सम्मानित श्रीमती हिमानी जी के साथ साथ समस्त विद्वान साहित्यकारगण, अभिभावकगण एवं सभी गणमान्य नागरिकगण एवं प्यारे बच्चों। कहानी बड़ी पुरानी विधा है और कहानी की शुरुआत बचपन से ही हो जाती है और बच्चों को भी बड़ी अच्छी लगती है कहानी, युवाओं को भी, बुजुर्गों को भी, हर वय वर्ग वालों को कहानी अपने अपने स्तर की अच्छी लगती है। और यदि देखा जाए एक बृहत्तम रूप में तो जीवन भी एक कहानी ही है। यदि हम सबसे बड़ी की कहानी की बात करें तो वो शुरुआत होती है इस धरा पर आने पर और समाप्त होती है इस धरा से जाने पर। लेकिन जब हम सीखने, सिखाने और पढ़ने लिखने की बात कहते हैं तो उसमें कहानी का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। पंडित विष्णु शर्मा जी ने तो मूर्ख राजकुमारों को शिक्षित करने के लिए कहानियां सुनाई। वो बाद में पंचतंत्र के रूप में एक पुस्तक के रूप में हमारे सामने आई। तो कहानी तो बड़ी महत्वपूर्ण होती है और कहानी, कोई कहानी इतना जबरदस्त प्रभाव डालती है पाठक पर या श्रोता पर कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस कोरोना काल में सम्मानित जोशी जी का एक बेहतरीन प्रयास ऑनलाइन के रूप में साहित्यकारों के लिए, संभ्रांत नागरिकों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए जो आपके द्वारा ये बेहतरीन प्रयास किया गया है, मैं इसके लिए आपको बहुत देता हूँ। आप बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं और बड़े बड़े कर्मठ विद्वानों से आपके इस मंच पर मिलना हो जाता है। आज हेमंत जी दिखाई दे रहे हैं, पहले भी एक बार दिखाई दिए थे, और पुष्पांजलि तो लगभग डेली ही दिखाई दे रही हैं, और हिमानी जी भी कई बार दिखी हैं कार्यक्रम में, और नंद किशोर जोशी जी तो परमानेंट आपके अतिथि हैं। और निश्चित रूप से ये एक समागम होता है समाज के प्रति चिंतकों का, जो अपने 99 के फेर से निकालकर समाज के लिए, समुदाय के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन सब का बेहतरीन समागम आपके द्वारा किया जाता है। आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और सभी सम्मानित साहित्यकार गणों को पुनः नमन करते हुए और एक छोटा सा चिंतन का बिंदु छोड़ते हुए हमारे बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं मैथिली शरण गुप्त जी, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी। उन्होंने कहा है, हम क्या थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ
मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। सभी का धन्यवाद, आत्मीय आभार। बहुत बहुत आभार सर। आपने अपने उद्बोधन से हम सबका उत्साह बढ़ाया है, हमारी ऊर्जा को उन्नत किया है। बहुत बहुत आभार। और इसी प्रकार आपका सानिध्य हमको मिलता रहे, यह आशा मैं करता हूँ। आज का जो कार्यक्रम है कहानी वाचन, कहानियाँ हम बहुत किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन यह एक अलग अनुभूति है जब हम किसी कहानीकार को, उसकी कहानी, उसकी रचना को पढ़ते हैं, उसकी भावा अभिव्यक्ति को आत्मसात करने का हमको ये अवसर मिलता है। तो आज मुआवजा इस कहानी को हम सुनेंगे एम जोशी हिमानी से। आप इस कार्यक्रम में पहले भी आपका पदार्पण हुआ है और आप लखनऊ से विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर के हमारे बीच में आती रहती हैं। और आज के जो अध्यक्ष के पद पर जो विराजमान हैं श्रीमती पुष्पलता जोशी जी, मैं उनका थोड़ा परिचय आपसे करा दूं। श्रीमती पुष्पलता जोशी जी आप गरुड़ बागेश्वर में आपका जन्म हुआ 1960 में 26 तारीख अप्रैल को। आपकी माता श्री स्वर्गीय मांडवी देवी कोठारी, स्वर्गीय श्री मथुरा प्रसाद कोठारी जी धर्म, और आपके बेटे श्री उज्जवल जोशी, आपकी बहू श्रीमती लीना जोशी। आपकी शिक्षा एमए हिंदी साहित्य, बीएड प्रशिक्षण, विशारद हिंदी गायन, अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मुंबई। आपका कार्यक्षेत्र शैक्षणिक कार्य, सहायता प्राप्त विद्यालय भारती बाल मंदिर इंटर कॉलेज हल्द्वानी में 10 वर्ष से आप अध्यापन कार्य किया। और आजकल आप शिशु भारती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में उप प्रधानाचार्य के पद पर आसीन हैं। आपने कई साहित्यिक एवं सामाजिक संस्थाओं में अपना योगदान दिया है। आप अरुणोदय श्रीमती आनंदी देवी रावत धर्मशाला नवाबी रोड कादम्बिनी क्लब हल्द्वानी की साहित्यिक एवं सामाजिक संस्था के अध्यक्ष के रूप में हैं। आपका लेखन उत्तराखंड वाणी, पर्वत प्रेरणा, कादम्बिनी, कुंभगढ़, अरुणोदय स्मारिका आदि पत्रिकाओं में और राजस्थान पत्रिका, विश्व मानव, हिंदुस्तान, अमर उजाला, दैनिक जागरण, सांदीप, उत्तर उजाला आदि समाचार पत्रों में समय समय पर गीत और लेख संस्मरण, साक्षात्कार आदि प्रकाशित होती रहती हैं। और रामपुर आकाशवाणी, दूरदर्शन केंद्र, पन्नगर जनवाणी केंद्र, प्रसार भारती से आपके समय समय पर गीतों का प्रसारण होता रहा है। आप पर्यावरण से हम कितने सुरक्षित पुस्तक 2002 में आपने यह पुस्तक और एक द्वितीय काव्य संग्रह जो है प्रकाशनाधीन इनकी हैं। इनके 8 में भी अभी हाल में कविताएं संकलित हुई हैं। आपकी अभिरुचि जो है साहित्य, गद्य, काव्य लेखन, संगीत कला, संगीत प्रकृति प्रेम और अध्ययन आदि में आपका रुझान है। आप वर्तमान में हल्द्वानी में रहती हैं। जिला मंडलीय राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों, खेलकूद आदि विशेष पुरस्कार प्राप्त आप हैं। यूपी स्टेट की तरफ से अखिल भारतीय स्काउट गाइड जम्बूरी में विशेष भाग आपने लिया है, सम्मान पत्र और पुरस्कार प्राप्त हैं। आज हमारी इस कार्यक्रम के अध्यक्षा हैं और हमारे बीच में श्रीमान हेमंत बिष्ट जी हैं, जो बहुत ही मुख्य अतिथि के रूप में हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। हम सब उनसे परिचित हैं और क्योंकि समय पहले हम ये सोच रहे हैं कि पहले हिमानी जी की इस कविता का वाचन हो जाए, उसके बाद हम अन्य वार्ता पर, इस कहानी पर भी हम चर्चा रखेंगे। तो मैं स्वागत करता हूं और आमंत्रित करता हूं एम जोशी हिमानी दीदी को कि वो अपनी कहानी मुआवजा से हम सबको कृतार्थ करें। हम सब आपकी इंतजारी कर रहे हैं। आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आवाज आ रही है मेरी? जी 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 अच्छा। दीदी।
सबसे पहले मैं मंच को प्रणाम करती हूँ। परम आदरणीय जोशी जी, डॉक्टर मुख्य अतिथि डॉक्टर बिष्ट जी, पुष्पलता जी और यहाँ पर उपस्थित जितने भी महानुभाव हैं, सबका हार्दिक अभिनंदन मैं करती हूँ और जो श्रोतागण हैं, जो इतना अमूल्य समय दे रहे हैं, उन सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं आज अब ज़्यादा न बोलते हुए अपनी कहानी, ये मेरी दूसरा कहानी संग्रह ट्यूलिप के फूल, इसमें की एक कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ, मुआवजा। ये कहानी मेरी 2019 में आधारशिला पत्रिका में छप चुकी है, जो हल्द्वानी से निकलती थी। इस कहानी के पाठ से पहले मैं परम आदरणीय स्वर्गीय दिवाकर भट्ट जी को मैं की स्मृति को नमन करती हूँ। उन्होंने मुझसे मांग के वो लिखवाते थे, कई कहानियां मेरी उन्होंने अपनी पत्रिका में छापी। इस कोविड काल में कोविड ने उन्हें हमसे छीन लिया। बहुत दुखद मतलब घटना थी, अभी मई की बात है। तो मैं उनकी स्मृति को नमन करते हुए ये कहानी पाठ शुरू करने जा रही हूँ। इस कहानी में भी आप यही पाएंगे कि ये कहानी एक पहाड़ की निरीह संघर्षशील औरत के जटिल संघर्ष की कहानी है, जीवन संघर्ष की कहानी है। इसमें चौमासे में भूस्खलन से दबते हुए पहाड़ भी आपको दिखेंगे और शराब के नशे में धुत लोग भी आपको दिखेंगे और एक सीधी सादी औरत का जीवन संघर्ष आपको दिखेगा। पलायन की भी उसमें समस्या आपको दिखेगी, पर छोटी कहानी है। कुछ चीजों को मैंने समेटने का प्रयास किया है, शायद आप लोगों को पसंद आए। तो मैं शुरू करने जा रही हूँ, मुआवजा। हार्दिक मैंने स्वागत। जितनी भी कहानियां आज तक लिखी हैं, मैं कल्पनाओं का सहारा कम लेती हूँ। मेरी जो आंखों में देखी है, मैंने आंखों से शायद नेट बाधित हो गया है। हेलो। तो गोष्ठ में पले जानवरों को कहाँ ले जाती उस अंधियारी काली रात में। जो पशु उसके जीवन का आधार थे, इसलिए वह चुपचाप मौत का इंतजार करती रही थी। सुबह जब थोड़ी बारिश हल्की हुई और उसे लगा कि मौत उसके पास तक नहीं पहुंच पाई है, उसने धुंधलके में बाहर निकलकर टोह लेने की कि आखिर रात में वज्रपात सी घड़घड़ाहट कहाँ हुई थी। जयंती को आधी मौत उसी समय आ गई थी, जब उसे दूर से अपने धान के लहलाते खेतों का नामो निशान नजर नहीं आया था। कीचड़, मलबे, बड़ी बड़ी शिलाओं, विशाल टूटे वृक्षों के अलावा वहां कुछ नजर नहीं आ रहा था। जयंती पल भर में समझ गई थी कि कल रात क्या हुआ था। भगवान ने भले ही उसका घर बचा लिया था, परंतु उसके जिंदा रहने का जरिया एक झटके में खत्म कर दिया था। वह दहाड़ मारकर चीख पड़ी थी, जैसे कोई अपना अचानक खत्म हो गया हो। उसका पति खड़क सिंह जयंती की चीख सुनकर कच्चे ठर्रे की खुमारी तोड़कर उठ बैठा था। क्यों फुक्का फाड़ कर रो रही है? सुबह सुबह कौन मर गया तेरा? खड़क सिंह अपनी प्यारी नींद में आए खलल से चिल्ला उठा था। सब मरेंगे एक दिन, जिंदा केवल तू ही रहेगा। तू तो ठर्रा पीकर जी जाएगा, मेरे जीने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। जयंती दहाड़ मारकर रोने लगी थी। कितनी बार कहा है तुझसे, इस जंगल में, इस अकेले घर में मैं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ नहीं रह सकती। कहीं और ठिकाना बना हमारे लिए। मैं रोड में मजदूरी कर अप लूंगी, लेकिन रहूंगी किसी स्थान इंसानी बस्ती के पास। मेरे दोनों बच्चे इस जंगल में वन मानुष जैसे बनते जा रहे हैं। जयंती जी भर पति को कोसने लगती है। जयंती ने आज 29 साल की उम्र तक, भले ही 30 मील दूर अपने मैके बांस बगड़ से लेकर जंगल में बसी बाराबीसी की
अपनी ससुराल के बाहर की दुनिया नहीं देखी है तो क्या। 7वीं तक की अपनी कक्षा की किताबों में उसने बहुत बड़ी दुनिया देखी थी। अजगर की तरह रेंगती रेलगाड़ी के दर्शन उसे किताबों में ही हुए थे। छोटे छोटे बालों वाली सुंदर फ्रॉक पहने, हाथ में अपनी जैसी गुड़िया लिए कितनी ही लड़कियों को उसने किताबों में ही देखा था। मैदान, नदियां, समुंदर, हवाई जहाज, क्या नहीं देखा था उसने किताबों में। किताबों में देखी पड़ी वह दुनिया सपनों सी को वह अपनी इस एकांत कठोर दुनिया में कहाँ बुला पाई थी। अपनी आशा को वह किताबों में देखी गुड़िया जैसी बनाने का सपना देखा करती थी। हाँ, अपने पुरखों की जायदाद छोड़कर शहर में महल बनाता हूँ अपनी महारानी के लिए। यहाँ तो वनवास भोग रही है ना हमारी रानी। खड़क सिंह लड़खड़ाती जबान में जयंती पर तंज की लाठी पीटता है। जयंती रोज की तरह आज भी अपने भाग को कोसती है। विधाता ने कैसा कर्म लिखा उसका। वह अपने माँ बाप को कोसने लगती है कि उन्होंने विवाह के लिए न खुद आकर लड़का देखा, न जहां बेटी दे रहे हैं वह जगह देखी। किसी रिश्तेदार की बातों पर पूरा विश्वास कर जयंती को इस ठर्रेबाज के साथ ब्याह दिया। उस रिश्तेदार ने तारीफों की झड़ी लगा दी थी जयंती के माँ बाप के आगे। लड़का तो जानो सोने की खान है, रूप ऐसा कि स्वर्ग के देवता भी शर्मा जाएं। पहाड़ में अक्सर लोग ना इस तरह की तारीफें करते हैं, रिश्ता लेके आने की झूठी तारीफें। चारों तरफ लहलाते धान के भंडार भरते खेत, नारंगी, माल्टा, अखरोट, नाशपाती, आड़ू के बड़े बड़े बागान, घर के ऊपर तेज धार मारता झरना। जयंती ब्याह कर आई थी तो रिश्तेदार की कही बातों में से 40% तो लगभग सही ही निकली थी। परंतु वह उस बड़े से गांव में सहेलियों, भाभियों, चाचियों, ताइयों के बीच पली लड़की इस जंगल के बीच में बसे अकेले घर में सहम कर रह गई थी। मात्र बूढ़े सास ससुर उसके साथ थे। चारों नंदे अपने अपने घर की हो गई थी। एक जेठ जेठानी दूर दिल्ली में जाकर छोटी मोटी नौकरी कर वहीं बस गए थे। जयंती समझदार थी, वह सही वक्त का इंतजार करने लगी थी। खड़क सिंह भी नौकरी कर लेगा तो वह कौन इस जंगल में रहेगी। कुछ साल किसी तरह काट लेगी, फिर वह भी किसी अच्छी जगह रहने लगेगी और अपने राजकुमार अजय व राजकुमारी आशा को इस जंगल से बहुत दूर किसी शहर में ले जाएगी। उसको पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाएगी। खेत दब जाने के कुछ दिनों बाद खड़क सिंह नशे में झूमता खुशी से उछलता घर पहुंचा था। जयंती, ओ जयंती, एक खुशी की बात बताता हूँ तुझे। जयंती अनसुना कर चुपचाप मंदिर में धूप बत्ती करने लगी थी। एक गोलजी हुई तो उसका सहारा है, इसलिए वह महीने के 23-24 दिन नियम से घर के भीतर एक कोने में पुरखों के जमाने से थापे गए गोलजू की चौकी में दिया जलाकर प्रार्थना करती है। हे गोलजू, मेरे इन नन्हे छोनों और मेरे सुहाग की रक्षा करना। इस जंगल के अलावा हमारा कोई ठिकाना नहीं, तुम ही हमारा आसरा हो। गोलजू ने हमेशा उसकी पुकार सुनी थी, वरना शाम ढलते ही गुलदार, चीता, बाघ जैसे जानवर घर के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाते थे। उसकी देहरी पर बधे कितने ही कुत्तों को अपना निवाला बना चुके थे। जयंती अपने बच्चों के लिए हमेशा डरी रहती थी। शाम के बाद वह उनको बाहर नहीं निकलने देती थी, न खुद जाती थी। जानवरों का क्या भरोसा। कितनी बार सुनने में आता था कि घर के बाहर अंधेरे में पेशाब करने गए लोगों को बाघ ने जानवर समझकर मार दिया था। खड़क सिंह जब तक झूमता लहराता घर न पहुंच जाता, वह उसके लिए भी डरी रहती थी। एक बड़े से लोहे के पुराने तसले में राख भूसी डालकर वह कमरे के एक कोने में रखे रहती थी। रात के लिए वही सबके बाथरूम का काम करता था। खड़क सिंह उसको खुश करने को बेताब था। अरे मेरे बच्चों की अम्मा, कभी तो खुश हो जाया कर। कितनी खुशी की खबर देने के लिए मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ और तू है कि मुझे मुंह ही नहीं लगा रही। छज्जे पर बैठा ठर्रे की बात छोड़ता खड़क सिंह बोला था,
तुमको इस रूप में देखकर मैं हर शाम खुशी के मारे झूमने लगती हूँ। आज खुश क्यों न होंगी? आज क्या न्यारी बात हो गई? जयंती तंज से बोली थी। मैं जानता हूँ जयंती, तुम मुझसे खुश नहीं रहती है, पर कौन साला सुख में पीता है? मैं अपना गम भुलाने को पीता हूँ। 10 तक तो मैं भी पढ़ा था, पर क्या करूं, जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाया। एक चक्कर लखनऊ, कानपुर, बनारस कहाँ कहाँ लगा आया, साला जूठे बर्तन धोने के अलावा कोई नौकरी का जुगाड़ ही नहीं बैठा। मैं बर्तन धोने के लिए तो पैदा नहीं हुआ हूँ, इसलिए अपना बिजनेस कर 4 पैसा कमा रहा हूँ। थू तेरे इस पैसे को। जब तक तू बेकार था, कम से कम तेरा यह हाल तो नहीं था। मेरे साथ खेतों में काम करता था। अब तो तू किसी काम का नहीं रहा। दिन पर दिन नामर्द बनता जा रहा है। दोनों पति पत्नी में भयंकर वाक युद्ध शुरू हो गया था। जयंती अपने पति के बिजनेस को अच्छी तरह जानती है। मडुए को सड़ाकर उससे कच्ची शराब बनाकर बेचने लगा था वह। उसके साथ उसके जैसे नीचे के गांव के कई लफाड़े जुड़ गए थे। वह कच्ची शराब बनाने बेचने के साथ खुद भी उसका बुरी तरह से आदी हो गया था। इस कच्ची शराब बनाने के बिजनेस ने जयंती के सपनों के द्वार पर ताला जड़ दिया था। रोज अंधेरा होते ही बेसुध नींद में खर्राटा बांधने वाला खड़क सिंह खुशी के मारे सो नहीं पा रहा था। जैसे ही बच्चों को सुलाकर जयंती बिस्तर में पसरी थी, खड़क सिंह ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया था। जयंती सारा गुस्सा थूक कर उसके सीने से लगकर सिसकने लगी थी। खड़क सिंह कितने महीनों बाद उसको हौले हौले सहला रहा था। उसने उसको उस समय जयंती को ठर्रे की भभक भी बहुत बुरी नहीं लग रही थी। सारा आवेग शांत हो जाने के बाद वह जयंती के कान में फुसफुसाया था, पगली तू नाहक ही चिंता करती है। मलबे में दबे खेतों की चिंता में खुद को भुलाए जा रही है। मैंने पटवारी जी से बात कर ली है। वे बता रहे थे पूरी बरसात खत्म हो जाने के बाद सरकार द्वारा पूरे पहाड़ी जिलों की नाप जोख की जाएगी कि कहाँ कहाँ कितना नुकसान बरसात ने किया है। हमारे दबे खेतों का सरकार लाखों में मुआवजा देगी। अच्छा हुआ खेत दब गए, लाखों उस खेत से तो हमें जिंदगी भर भी न कमा पाते। जयंती खुशी के मारे दोबारा खड़क की बाहों में सिमट गई थी। उस रात के बाद महीनों उन दोनों के बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ था। जयंती ने भी भविष्य की चिंता करना छोड़ दिया था। वह सपने देखने लगी थी। लाख रुपया भी यह सरकार ने दे दिया तो नजदीक के शहर में रहने चली जाएगी। खड़क को भी इस बुरे बिजनेस से दूर करेगी। वहां वह कोई भी छोटा मोटा काम कर लेगी। उसकी जेठानी ने कभी उससे कहा था, जयंती तेरे हाथ में गजब का स्वाद है, तू केवल नून मिर्च डालकर भी कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है। जेठानी ने बताया था, शहर की औरतें बड़ी आलसी होती हैं, वे रोज का खाना बनाने के लिए भी नौकर रखती हैं। वह सोचती वह शहर में जाकर चुपचाप घरों में खाना बनाने का काम करने लगेगी। कौन देखने आएगा वहां मैं क्या कर रही हूँ। पूरा जाड़ा उन्होंने आशा आशा में काटा था कि जल्द ही जमीन की पैमाइश होगी और उनको मुआवजा मिलेगा। उनकी गरीबी दूर करने के लिए ही शायद उस रात पीछे का पहाड़ थर्राया था। उस रात खड़क सिंह लुटा पिटा सा थर्राता हुआ बिना ठर्रा पिए घर आया था और अपने पुरखों को कोस रहा था। सब साले झूठ बोलते रहे, यह जमीन हमारी है। आज पटवारी जी ने सारी खसरा खतौनी निकाल कर दिखा दी मुझे कि दबी हुई जमीन पर दाखिल खारिज में हमारे बाप दादा परदादा किसी का नाम ही नहीं है। जमीन जंगलात विभाग की थी जिस पर हमारे पुरखे केवल खेती कर रहे थे, उनका मालिकाना थोड़ी था उस पर। साले सबके सब इतने चूतिया थे कि किसी ने उसे अपने नाम पर कराया नहीं। पटवारी जी कह रहे थे उस जमाने में खेल खेल में उनके नाम पर हो जाती वह जमीन। अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो जंगलात की जमीन पर कब्जा करने पर जेल भी हो सकती है। सुबह दोनों पत्नी गठरियां तैयार कर रहे थे मैदान की तरफ पलायन करने के लिए। आज एक और घर पर ताला लग रहा था।
आज एक और गांव अपनी तन्हाई पर रोने के लिए विवश हो गया था। धन्यवाद जी। वाह, बहुत खूब। आपने इस कहानी में एक गरीब का दुख दर्द और नशे से प्रभावित परिवार और यहाँ पर जो हमने दृश्य देखा, जिसमें यहाँ पर जो मध्यवर्गीय जो परिवार हैं, किसान हैं, उनकी जो समस्याएं हैं और जो जीवन की जिजीविषा है, ये सब इसमें दिखाई दी। हिमानी जी का यह ट्यूलिप के फूल कहानी संग्रह की हमने कविता नहीं कहानी सुनी, मुआवजा। हिमानी जोशी जी का मैं परिचय आप सबके बीच में रखूं। एम जोशी हिमानी जी लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक हैं। आप पूर्व सहायक निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ में रही। आपकी माता श्री स्वर्गीय कुंती देवी, बौजू इनके जो पिताजी हैं स्वर्गीय श्री लक्ष्मीदत्त पांडे जी, इनके पतिदेव श्री राजेंद्र कुमार जोशी जी और निष्ठा और सुप्रिया इनकी संतति हैं। और 5 मार्च 1958 को इनका जन्म हुआ। इन्होंने उत्तर प्रदेश की साहित्यिक मासिक पत्रिका का संपादन उत्तर प्रदेश का 2 वर्ष तक संपादन भी किया है। आपकी प्रकाशित कृतियाँ पिन ड्रॉप साइलेंस, ट्यूलिप के फूल कहानी संग्रह, हंसा आएगी जरूर उपन्यास और कशक कविता संग्रह है। और विभिन्न देश विदेश की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में कहानियाँ कविताएं आपने प्रकाशित हुई हैं। अब कुछ दिनों के बाद हम उपन्यास को सुनेंगे, एम जोशी हिमानी जी के उपन्यास हंसा आएगी जरूर। तो आज की इस कड़ी में मैं सब जुटे हुए लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साहित्यकार अशोक जोशी जी दिल्ली से इसमें जुड़े हैं, साहित्यकार हेमंत बिष्ट सर नैनीताल से इस कार्यक्रम को पूरा सुन रहे हैं, किरण जोशी जी गरुड़ से, और साहित्यकार लक्ष्मी भट्ट बड़सिलिया जी, पीना भट्ट बड़सिलिया जी हल्द्वानी से इस कार्यक्रम को देख रही हैं, नंद किशोर जोशी जी गुजरात वापी से, और नीलम गोस्वामी जी गरुड़ से, और खष्टी गढ़िया जी दिल्ली से, पंकजा जोशी जी और GGIC गरुड़ की प्रधानाचार्य सुश्री प्रेमा भट्ट जी इसको गरुड़ से कार्यक्रम को देख रही हैं, और हेमलता जोशी ने पुष्पांजलि जोशी जी इसकी अध्यक्षता कर रही हैं। आज हम सब गौरवान्वित हैं आपके इस कार्यक्रम में पधारने पर। मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और इसी क्रम में मैं निवेदन करता हूं, आज के जो हमारे मुख्य अतिथि जी हैं श्रीमान हेमंत बिष्ट जी, मैं उनसे उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वो इस कहानी पर भी प्रकाश डालेंगे, क्योंकि आप एक बहुत अच्छी कहानीकार हैं। आपकी समझ सोशल मीडिया में आजकल हेमंदा की कहानियां नाम से बहुत कहानियों की एक सीरीज चल रही है। आपका हार्दिक अभिनंदन सर, हार्दिक स्वागत। धन्यवाद जोशी जी। और मैं हमेशा संकोच करता रहता हूँ कि इतने बड़े साहित्यकारों के बीच में आप मुझे ले आते हैं और उनके ऊपर टिप्पणी करने के लिए भी आभार आभार, बहुत अच्छा। मैं तो विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ। मैंने MSc साइंस से किया, तो लेकिन इतना था कि घरेलू संस्कार और घर में दीदी का संरक्षण, पिताजी ईजा, इन सब के जो मनों में कलाकारी के भाव थे या अपने संस्कृति के प्रति सम्मान था, तो कहीं ना कहीं एक आध अंश उसका वो DNA में आया होगा। लेकिन मैं हिमानी जी से इतना प्रभावित हूँ, मैं कई चीजों में आपके साथ सामने बिठाने लग गया। जैसे बिल्कुल हिमानी आपका नाम है और अब मेरा नाम हो से है, और अक्सर मुझे भी वो कहानियां लिखने में आनंद आता जो मेरे पास पड़ोस में मेरे घर रिश्तेदारों के घरों में होती हैं। और काल्पनिक कहानियां अगर मैं लिखता भी हूँ तो मुझे उतना आनंद नहीं आता, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे अभी सर ने कहा, अशोक सर ने, उन्होंने कहा था कि
सबसे बड़ी कहानी तो वो है कि हम जन्म लेते हैं और उसके बाद जब विदा होते हैं तो वो हमारे जीवन की कहानी है। तो जो वास्तविक जीवन से जो कहानियां आती हैं वो कहानियों का एक अलग ही प्रभाव होता है, और उनको उनका ताना बाना हिमानी जी जिस तरह से बुनती हैं तो मैं तो सैल्यूट करता हूँ मैम आपको। ये आज की कहानी की बातचीत तो मैं फिर करूंगा। मैंने जो पहले दिन की कहानी थी ना, जिसमें एक कुलीन वो बड़े लंबी धोती और छोटी धोती की बात थी, तो मैंने पहले पता लगा, मतलब मेरे मन ने कह दिया था कि जरूर कोई ना कोई ऐसी पात्र रही तो जिसकी शादी वहां नहीं हो पाई होगी, या जिसने कष्ट सहे होंगे इस रूढ़िवादिता के, और उसके कष्ट जरूर देखे होंगे, या जिसका विवाह दूसरे के मतलब उस योग्य पात्र के साथ हुआ था और उसने जो सुख झेले होंगे, तो उन दोनों का अध्ययन बहुत ही गहनता गंभीरता के साथ मैडम ने किया होगा। अन्यथा कलम इतनी मतलब रवानगी से चल ही नहीं सकती, और जीवन के जो सत्य होते हैं हम उन सत्यों को इतनी जल्दी अनुभूत कर ही नहीं सकते हैं। देखिए हिमानी जी, जब आप कविता कहानी जो भी लिखते हैं, मुझे लगता है मेरे पड़ोस की कहानी है। मेरे पड़ोस, मेरे घर, मेरे भाई बहन, मेरे रिश्तेदारों की कहानी है। जब आपने जयंती की बात की और उसके पति की बात की, तो मैं तो अक्सर देखता हूँ हमारे पहाड़ी समाज में जो बहनें हैं वो कितनी चिंतित होती हैं और अपने बाल बच्चों पर डाले रहते हैं, उनके भविष्य की चिंता करते हैं। लेकिन जो पति होता है वो सक्षम होते हुए भी मैंने देखा कि उसमें एक बहुत लाभ होता है, और उसके बावजूद कितना विश्वास हमारी माताएं बहनें करती हैं कि अगर किसी ने बहुत ही झूठे ही भी कोई आश्वासन दे दिया तो उस दिन वो अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगी, सब कुछ समर्पित करने को तैयार हो जाती हैं और पुरानी सारी बातें भुला देती हैं। तो इसका एक प्रतीक मैंने देखा कि जयंती को वो ठर्रे की गंदी बदबू का भी उतना मतलब रोज की तरह बुरा नहीं लग रहा था, वो तक उसको सह्य लग रही थी, या फिर वो सहज हो रही थी। केवल एक आशा, एक उम्मीद उसके अंदर पनप रही थी। और अक्सर मैं देखता हूँ हमारे यहाँ, हमारे गांव में जब इस प्रकार की सरकारी योजनाएं आती हैं तो आती हैं बहनें, एप्लीकेशन लिखाती। मेरी एक दीदी है, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है मेरी दीदी, बल्कि मुझे तो 2002 में कलाम साहब के हाथ मिला था और दीदी को प्रतिभा देवी पाटिल के हाथ मिला था। बीना जी जानते हैं, बधाई सगी बधाई, बहन बहुत है। सुंदर। लेकिन वो उसका पाँव मतलब पहले पोस्ट पोलियो था उसको, 1.5 साल की थी। बाद में फिर क्या हुआ कि वो रिटायरमेंट के तुरंत बाद गिरी, पैरों में प्लेट पड़ी है, लेकिन चारपाई में बैठी रहती है। और जो भी अच्छी कहानी होती है वो मेरी पत्नी को भी कहती है जरूर पढ़, उसकी भी रुचि उत्पन्न हो गई। गांव की कई जो परित्यक्ताएं थी, विधवाएं थी, दीदी से 10 साल बड़ी भी थी, तो उनको बीटी से करवा के नौकरियों में भी लगाने का काम उस विकलांग लड़की ने किया। पूरे गांव की बेटी के रूप में दीदी को मानते हैं। तो मैं अक्सर देखता हूँ दीदी से एप्लीकेशन लिखाने आते हैं कि अब बकरी का लोन मिल रहा, अब गौशाले का लोन मिल रहा, अब डिक्की का लोन मिल रहा, आप दीदी अर्जी लिख दो। तो दीदी अर्जी लिख के उनको देती हैं, और वो उस दिन मैं उन बहनों के चेहरे में एक अलग चमक, एक अलग आशा अपने भविष्य के प्रति देखता हूँ। लेकिन उनके जाने के बाद दीदी कहती है कि देखना इसका पति इसको फिर वो रुपये भी खा जाएगा, फिर इसके ऊपर एक लोन चढ़ेगा। और मैं देखता हूँ कि 90% ऐसा होता है, सत्यता होती है। और आज बिल्कुल लगता है कि उसी कहानी का जो मेरे घर के आसपास हो रही है उसी का रिफ्लेक्शन यहाँ मैडम ने, हिमानी मैम ने आज अपनी कहानी में किया। क्योंकि आपके ऊपर इतनी बड़ी बात मैं नहीं कर सकता मैम, आप इतनी समृद्ध, इतनी परिपक्व लेखिका हैं और मेरा साहित्य में पकड़ नहीं है, लेकिन अनुभूति किसी के भीतर भी हो सकती है। शायद पुष्पलता दीदी, बीना जी और नंद किशोर जी, सब लोग मेरी बात पर सहमत होंगे। एक बात मुझे आपकी बड़ी अद्भुत लगती है, मैं कभी कभी अपने को हैंडीकैप महसूस करता हूँ। मैं तो डर जाता हूँ कभी कभी। कहानियों के पात्रों के नाम बदलना तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो यथार्थ है ना, मतलब कुछ शब्द हमारी आमा, ईजा ऐसे शब्दों का प्रयोग करती थी, हालांकि वो उतने विकृत नहीं लगते थे। जो आम आदमी बोलता वही शब्द हुए, लेकिन वो पहाड़ी में उनका अपभ्रंश हो जाता था
और वो अपभ्रंश को वो बड़े शौक से गालियों के रूप में प्रयोग करते थे। और हम भी अब जाकर के कहीं ना कहीं देखते हैं कि ये शब्द उस शब्द से इसकी व्युत्पत्ति हुई होगी, लेकिन बहुत ही सहज तरीके से। अब मैं कभी कभी वो शब्द अपनी कहानियों में समाहित करना भी चाहता हूँ, तो मैं, लेकिन दीदी ने, जैसा एक आम आदमी, जैसा एक आम परिवार, अगर दीदी वहां पर कहती है कि उस समय के लोग, मेरे खुद घर में हमारे गांव के लोगों ने मतलब कुछ जमीनों को अपने नाम पे करा दिया था। जैसे बिंदु खत्ता में उस समय नाम ले लिया, हत्या लिया। हमारे गांव में भी ऐसी जमीन थी जिसमें जो सभ्य लोग थे, जो बहुत ही तेज थे, तेज तर्रार थे, उन्होंने अपने अपने नामों पे वो जमीन करा ली। और जिन्होंने नहीं कराई वो बाद में पश्चाताप किया उन्होंने। तो उनके लिए जो शब्द हमारे गांव वाले कहते हैं कि यार मेरे बाबू मेरे बूबू तो एकदम वही थे, वो ये नहीं कहते वो मूर्ख थे या वो बिल्कुल सहज थे या वो बेवकूफ थे, वो वही शब्द प्रयोग करते हैं। मैं ताज्जुब कर गया कि मुझे लगा दीदी ने, हिमानी मैम ने हमारे गांव की कहानी लिख दी। तो ये साहित्यकार में हिम्मत होनी चाहिए कि देश काल परिस्थिति में जिन शब्दों का प्रयोग माताएं करती हैं, बहन करती हैं, हमारे घर वाले करते हैं, अगर वो शब्द वहां पर आता है तो बिल्कुल वो परिदृश्य, वो दृश्य हमारे सामने चलचित्र की तरह साकार होता है और हमें 100% उसमें यकीन आने लग जाता है कि ऐसा हुआ होगा। बल्कि मेरी ईजा जब हमको बचपन में परेड कराती थी तो वो अबाउट टर्न नहीं कहती थी, मजाक में, मतलब हाथों में लकड़ी देती थी, परेड कराती थी। और जब अबाउट टर्न कहना होता था वो अबो ठन कहती थी वो उसके दिमाग में वही था, अबो ठन कहती थी, हम पलटते थे। अब जाके मुझे याद आता है वो अबो ठन का मतलब अबाउट टर्न था वो। तो ऐसे आपने कुछ शब्दों का ऐसा चयन किया है कि मैं तो बिल्कुल आपको नतमस्तक हूँ। पुष्पलता मैम भी सहमत होंगी, हमारे नंद किशोर जी, जोशी जी, वीना जी। तो आप जैसे साहित्यकारों को जोशी जी रोज जोड़ रहे हैं, जो बिल्कुल हमारे पहाड़ी अनुभूतियों को इस तरह से अक्षर सह, शब्द सह, भावना के रूप में, मतलब बिल्कुल विशुद्ध जो कुछ होता है एक सत्य के रूप में ला रहे हैं। तो मैं तो आपको हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और अब हम लोगों को जोशी जी ने एडिक्ट बना दिया, जैसे नशे के एडिक्ट होते हैं, रोज हमको कुछ सिखा के जाते हैं, आदत है ये। तो जोशी जी आपने जो हमारा हमको बिगाड़ा, इसके लिए भी आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही कह रहे हैं दादी, बिल्कुल। क्या और बात है। और दीदी की कहानी पूरा यथार्थ, पूरा यथार्थ। तो बहुत बहुत आभार। आपके स्वर में बहुत आनंद है, जैसे ही मन करता है सुनते ही रहें, रात भर सुनते रहें। तो बहुत सुंदर समीक्षा के साथ आपने इस कहानी के संदर्भ में प्रकाश डाला है। मैं हिमानी दीदी को बधाई देता हूँ इस सुंदर सुंदर कहानी के लिए, और निश्चित ये कई लोगों तक पहुँचेगी इस माध्यम से। अब मैं पुष्पलता दीदी की ओर, पुष्पांजलि दीदी की ओर आता हूँ कि वो इस जी। कहानी के संदर्भ में प्रकाश डालेंगी और अपने आशीर्वाद भी देंगी। प्रणाम आपको। जी जी जी। पहले तो सबको बधाई देना चाहूंगी कि हम सब इतनी सुंदर कहानी के श्रोता रहे आज। और उपस्थित आपको सबसे पहले धन्यवाद कि आपने आज हमारी हिमानी जी की इस कहानी को सुनने का अवसर दिया। बहुत सुंदर लेखनी आपकी चल रही है। जहाँ तक है अभी बहुत अच्छी समीक्षा व्याख्या हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी ने की है। मैं बिष्ट जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने अपने जीवन के अनुभव से, अपने लेखन से और आपकी कहानी को लेकर सब बिंदुओं में जो बहुत गहनता से समीक्षा की है, तो मैं बहुत बहुत आभार मुख्य अतिथि महोदय का भी देना चाहूंगी। अब मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी इतने सुंदर रचनाकार, कहानीकार, आपकी जो अभी तक हमने सुना, आपकी कविताएं, रचनाएं, गीत संगीत के साथ कहानी लेखन, तो ये भी एक विशिष्टता है। हम देखते हैं हिंदी साहित्य में गद्य और पद्य जब दो भाग होते हैं तो किसी का ज्यादा अधिकार गद्य पर ही होता है, किसी का पद्य पर होता है। तो एक बात मैं ये कहना चाहूंगी कि आपके अंदर तो दोनों ही को ही लिखने के लिए आपकी कलम सक्षम है। बहुत सुंदर लेखन हो रहा है आपका। आज की कहानी मुआवजा, जैसा कि आपने शीर्षक दिया, कहानी मूलतः 6 तत्व होते ही हैं।
सभी तत्वों को देखते हुए यदि समीक्षा करते हैं तो बहुत खरे उतरती है आपकी कहानी। शीर्षक जो आपने चुना है वो लास्ट में अंत में पता लगता है कि मुआवजा वो किस बात का मुआवजा है। कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षतिपूर्ति, हानि किस रूप में वो मुआवजा हमें देना पड़ता है, वो वास्तव में शीर्षक के तौर पर भी खरे उतरती है। सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि मेरा दुर्भाग्य रहा अंत में एकदम, जब आप कह रही थी कि वो बहुत सुंदर एक नमक मिर्ची भी डालती थी और वो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती थी। उसके बाद मेरा पता नहीं क्यों वायर डिस्कनेक्ट हुआ, मैं दूसरे फोन से भी जोड़ने की कोशिश कर रही थी, तो जो कहानी का एंड होता है वो मैं नहीं सुन पाई और बहुत मेरे को दुख हुआ। लेकिन पूरा कहानी देखते हुए मैं आपसे अंत बाद में सुनना चाहूंगी जरूर बाद में। जहां तक मैंने सुना, मुझे तो कहानी बहुत ही आपकी संवेदनशील लगी और बहुत उसने जीवन के एक ऐसे पहलू को छुआ है जो हृदय पर सीधे आघात करती है कि क्या हमारे आज की जो कर्मठ हैं स्त्रियां और इतनी समर्पित हैं, उसके बावजूद भी इतने यातनाओं को झेलने के बाद भी वो जो अपने बच्चों के लिए करना चाहती हैं, एक भविष्य उनका सुंदर बनाना चाहती हैं, वो उन्हें करने में सक्षम नहीं हो पा रही है। और एक ऐसा पति जो इतना समर्पित है और उसका वह पति जो पी के एकदम सो जा रहा है, उसको ये नहीं पता है कि बच्चे कैसे हैं, क्या वो खाएंगे और कैसे उनकी दिनचर्या आगे को चलेगी। लेकिन वो सारा दायित्व पुरुष के रूप में भी और स्त्री के रूप में भी कार्य कर रही है। हम देखते हैं हमारे घर परिवारों में, गाँव में और अधिकतर पहाड़ों में ये स्थिति है। तो देश काल वातावरण के हिसाब से भी आपने बहुत सुंदर चित्रण किया है। आपके पात्र जीवंत होने के साथ साथ आपने वही भाषा चुनी है, तो यही एक कहानी को यथार्थ रूप देती है और तभी उस पर विश्वास होता है। भले ही आपकी मनगढ़ंत कथा नहीं, आज की सच्ची कहानी नजर आ रही है। लगता है कि ये घटित होता है जीवन में। हमारी महिलाएं जो इसके शिकार रही हैं और उनका हृदय वो द्रवित करने वाली कहानी है। बहुत सुंदर कहानी आपने रची है। एक नशे में धुत उसका पति है, खड़क सिंह आपने पति बताया, लेकिन नाम तो खड़क सिंह जो भी है उसका पुरुषार्थ, पुरुष का पुरुषार्थ पौरुष उसके कर्म पर भी होता है। पुरुष नाम मात्र से पुरुष नहीं होता। तो क्या अब जब आपने देखा यदि वो 10 पास भी है तो कर्मठ तो हो सकता था, उससे जरूरी नहीं है वो अपने लत के अनुसार उसने यदि कोई काम चुना भी है तो मडवे की शराब बना रहा है, कच्ची शराब उसे बेच रहा है, अरे वो उसका ध्यान किसी और तरफ भी जा सकता था, वो कुछ और कार्य भी कर सकता था। जो सोच उसकी पत्नी की है और उसके सोच में धरती आसमान का अंतर, ये समाज में है ऐसा। यदि पुरुष हमारे इस तरह के, आप देखें निर्धनता गरीबी यदि तालमेल हो गृहस्थी में तो कोई निर्धनता नहीं रहती। यहाँ पर एक स्त्री सफर कर रही है, उसका बस आखिर में आस्था है हमारी स्त्रियां, हमारे लोग जो हैं इससे अधिक हैं। जब उनको आसरा नहीं मिलता है तो अंत में शरण वो भगवान की शरण जाती हैं, तो गोलजू इष्ट देव से उपासना कर रही है। ये बहुत टचिंग है। वास्तव में जब हमारा बस नहीं चलता तो हम समर्पित हो जाते हैं उस ईश्वर के प्रति कि कहीं से तो जो चाहती है वो जीवन में कुछ कर सके। अपने बच्चों को अजय और आशा अपने पुत्र और पुत्री बताई, उनका एक स्वर्णिम भविष्य हो। वो अपने लिए नहीं जी रही है, वो परिवार के लिए ही सोच रही है। वो पुरुष के भी लंबी जीवन की कामना कर रही है और ऐसा पुरुष जिससे कोई परवाह ही नहीं है। तो ये बहुत ही आपने हृदय को छूने वाली कहानी रची है। मैं तो आपको भी नमन करती हूँ, आपकी लेखनी को भी नमन करती हूँ। और हम इस मुआवजे से, देखिए आपने आज जो ये हमें बताया कि प्राकृतिक प्रकोप तो होते ही हैं, है ना, और उनसे निपटने के लिए अब देखिए वो उसको किस तरह भरमा रहा है कि भाई सरकार से जितना नुकसान हुआ इससे अधिक मिल जाएगा। और एक बार और वो बेचारी कुछ क्षणिक सुख में ही वो सोचती है कि जीवन के दिन पलट जाएंगे, हमारी स्थिति बदल जाएगी, हमारे बच्चों का भविष्य सुंदर होगा। और जब थोड़ा सा वो सुख की अनुभूति करती है तो कहीं ना कहीं से फिर वही दुख घिराता है। और आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि अंत, आपने कहानी का अंत सुखांत किया था या वो दुखांत था, मैं सुन ही नहीं पाई, उसके आगे मैं सुन नहीं पाई, लेकिन कहानी मुझे बहुत रोचक लग रही थी, मैं सुनना चाहूंगी। क्षमा चाहते हुए यदि थोड़ा समय हो
मैं आदरणीय जोशी जी से पूछना चाहूंगी कि क्या मुझे अंत कहानी का स्वागत सुना स्वागत सकते हैं? स्वागत जी 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 जी। स्वागत। हाँ जी, बिल्कुल। मैं आपने कहाँ तक सुनी है? नून मिर्च डालकर भी कितना स्वादिष्ट हाँ, खाना बनता खाना हाँ। बना। जेठानी ने उससे बताया था, शहर की औरतें बड़ी आलसी होती हैं। वे हम्म वे रोजमर्रा का खाना बनाने के लिए भी नौकर रखती हैं। वह सोचती वह शहर में जाकर चुपचाप घरों में खाना बनाने का काम करने लगेगी। कौन देखने आएगा उसे शहर में कि वो क्या कर रही है? हम्म, पूरा जाड़ा उन्होंने आशा में काटा था कि जल्द ही जमीन की पैमाइश होगी और उनको मुआवजा मिलेगा। उनकी गरीबी दूर करने के लिए ही शायद उस रात पीछे का पहाड़ थर्राया था। उस रात खड़क सिंह लुटा पिटा सा थर्राता हुआ बिना ठर्रा पिए घर आया था और अपने पुरखों को कोस रहा था। सब साले झूठ झूठ बोलते रहे। यह जमीन हमारी है। आज पटवारी जी ने सारी खसरा खतौनी निकाल कर दिखा दी मुझे कि दबी हुई जमीन पर दाखिल खारिज में हमारा परदादा किसी का भी नाम नहीं है। जमीन जंगलात विभाग की थी, जिस पर हमारे पुरखे केवल खेती कर रहे थे। उनका हक उस पर नहीं था। साले सबके सब इतने चूतिया थे कि किसी ने उसे अपने नाम पर कराया ही नहीं। अरे जरा आवाज कम कर दो दोनों। पटवारी जी कह रहे थे उस जमाने में खेल खेल में उनके नाम पर वह जमीन हो जाती। अब कुछ नहीं हो सकता। जंगलात की जमीन पर कब्जा करने पर जेल भी हो सकती है। सुबह दोनों पति पत्नी गठरियां तैयार कर रहे थे मैदान की तरफ पलायन करने के लिए। आज एक और घर पर ताला लग रहा था। आज एक और गांव अपनी तन्हाई पर रोने के लिए विवश हो गया था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वास्तव में ये व्यवस्था है और बहुत सुंदर। अंत में पूरा और सार आपकी कहानी का समझ में आ गया और बहुत ही सुंदर। और मैं बहुत- आप लोगों से एक बात निवेदन मुझे करूंगी और बड़ी मेरी टचिंग लगी है जी। हाँ जी जी सर। हाँ जी, मुझे एक बात और बड़ी टचिंग लगी। जब हमारी ईजा उन दिनों अभाव हुए ना, मतलब अगर वो दाल बनाएगी तो मसाले के नाम पे केवल धनिया होने वाला हुआ, धनिया का धुआं। और अगर वो रोटी नमक के साथ भी वो मसल मसल के हमारे मुंह में डालती थी तो एक अद्भुत स्वाद होता था। स्वाद तो हाँ, जो ममता के साथ, जो बड़े मन के साथ खिलाता है, इतने हम लोग इतने ब्रांड जाते हैं लेकिन उस तो मुझे वहां पे आपकी कहानी में मैम हर 5-6 मिनट के बाद एक घटना ऐसे आ रही थी जो अब मुझे अपनी कहानी लग रही थी, हर 5 मिनट के बाद। नहीं, तो ये आपकी कहानी की विशेषता है। बहुत बहुत बिल्कुल सामाजिक धरातल, यथार्थ धरातल पर रची गई है ये। और लगता है कि ऐसा लगता है कि आपने जैसे कुछ देखा है, कुछ रिश्ते नाते या गांव आसपास में ये देख के सचित्र वर्णन आप कर रही हैं। तो ये बहुत बहुत जीवंत कथा लग रही है और बहुत आपको बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पलायन भी है यहाँ। आप देखते हैं कि जीवन में वो सब भाग दिखा, यदि उसके पास कुछ भी ऐसा करने को नहीं है तो उसने सब्ज भाग ही दिखाए हैं और बेचारी समर्पित हो गई है। तो ये विवशता भी है। बहुत कारुणिक है आपकी कथा, बहुत सुंदर रची है आपने। आप ऐसे ही रचते रहे और सुनाती रहे हमें। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मैं आप लोगों धन्यवाद, से बहुत निवेदन करूंगी धन्यवाद। वाह, मेरी सारी बुक जो भी 4 हैं अमेजन पर उपलब्ध हैं। अगर आप लोग कभी पढ़ना चाहें अमेजन पर मिल जाएंगी आपको। ओके ओके, ये मेरा अभी 2020 में नया कहानी संग्रह है। चलिए तो धन्यवाद। हाँ जी। और मैं 15 साल की उम्र तक मैंने 10th पास तो वहीं से किया, पिथौरागढ़ से, वहाँ के रिमोट गांव से। और उसके बाद भी मेरा कनेक्शन रहा। अब तो कोई गांव खाली हो चुका है। लेकिन मैं चूंकि भावुक थी, संवेदनशील थी, खास तौर पर महिलाओं के दर्द को मैं यहाँ बैठ के भी मैं महसूस कर सकती हूँ। और माँ सरस्वती की कृपा है मेरे ऊपर। और मैं बहुत बड़े बोल नहीं बोलूंगी तो बुरा, मतलब माँ को बुरा लगेगा। उसी का आशीर्वाद मैं मानती हूँ कि मैं एक बार में जो लिखती हूँ मैं कभी काट फिट नहीं करती हूँ कि काट छाट फाड़ रहे हैं, ना कोई फ्रेमिंग करती हूँ। उपन्यास की भी मैंने कोई फ्रेमिंग नहीं की। मुझे खुद नहीं पता होता कि मैं कहाँ से जा रही हूँ और मैं कहाँ अंत करूंगी। लिखते लिखते मैं पता नहीं कौन मुझसे लिखवा। विचार विचार आते हैं और वो हाँ धारावाहिक लिखती चलती हैं। बहुत बढ़िया है और ये बना है। हम तो और भी माँ से प्रार्थना करते हैं। और दूसरी बात, मुझे भी बहुत दुख हुआ है क्योंकि दिवाकर भट्ट जी से
यहाँ वो भी हमारे काफी संपर्क में इसलिए थे साहित्यिक गतिविधियों को लेकर। तो बल्कि बहुत मानते थे वो, मुझसे लिखवाते थे फोन करके। सम्मेलनों में बाहर चलने को कहा था, हम लोग जा ही नहीं पाए, कुछ घर परिस्थिति, कुछ बेड़ियां बंधी होती हैं, यहीं घूमते रह जाते हैं। तो बहुत 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 बधाई, बहुत बहुत बधाई। हाँ, हमारे बीच में और श्रोता बात भी शेयर हैं, करना अगर कोई चाहूंगी बात दीदी, रखना एक चाहते बात हैं। शेयर करना जी चाहूंगी जी जी हाँ बिल्कुल। हेमंत कि जी। आधारशिला मेरे पास अभी तक आती थी 6 महीने पहले तक, और अच्छा। बहुत कटु यथार्थ आपको बता रही हूँ कि आज बिका मतलब कूड़े में बिक गया है, और उसके लिए बहुत कोशिशें की गई कि कोई उसे चलाए, लेकिन उनके घर से कोई भी साहित्य कोई नहीं, ना बच्चे और ना वाइफ, और सारा खत्म। मैं भी गई थी एक चक्कर वहां पे, क्योंकि उनकी जो सिस्टर इन लॉ मेरी है भी मेरी पड़ोसी, कई 2-3 बुक्स हैं वहाँ उनके तो उसमें बहुत मतलब इतना बुरा लगा जिस दिन ये सब हुआ, तो देख के आंखों में आंसू आ गए। मेरी भी 2-3 कहानियां छपी थी 2018 में। बहुत बुरी बात है, बहुत साहित्य का एक मैंने अध्याय खत्म हो गया। सब कुछ हुआ है, उस व्यक्ति का जाना भी साहित्य जगत की बहुत बड़ी क्षति हुई है। वही कह रही हूँ ना, साहित्य का एक पूरा अध्याय यहाँ पे विश्व पटल पर जोड़ रहे थे, ये उनकी बहुत अच्छी पहल थी। बहुत ही दुखद। वो तो लखनऊ आते थे तो मुझे फोन करते थे, मिलने आओ, बहुत जिद कर रहे थे अब की तुम हमारे साथ चलना साथ में, या जहाँ भी होगा। यहाँ भी बल्कि हाँ। उन्होंने कहा कि एक कप चाय के लिए आने को बोल रहे थे और कभी मौका ही नहीं हुआ, बुला ही नहीं पाई, समय भी नहीं होता है, और बस जो भी चर्चाएं भी कहीं प्रोग्रामों में। और उन्होंने यहाँ एसडीएम थे हमारे जनार्दन दुर्गापाल जी, वो भी स्वर्गवासी हो चुके हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति। उनकी पुस्तक भी उन्होंने छापी थी, मेरे पास पड़ी भी है कविताओं की। तो उस संदर्भ में भी आना जाना हुआ था। वो एंकरिंग संचालन मेरे जनार्दन दुर्गापाल जी अपनी प्रति दे गए थे। तो दिवाकर भट्ट जी भी आए थे प्रोग्राम में। तो ये बहुत पहले की बात है कि 2003 या 4 की बात हो, 4 के बाद की बात होगी। उसके बाद से संपर्क में रहे साहित्यिक गतिविधियों में। आज दोनों ही व्यक्ति नहीं है, ना एसडीएम महोदय जनार्दन दुर्गापाल जी हैं और ना वो हैं, तो बड़ा दुखद है। इन विभूतियों को मैं प्रणाम करता हूँ। अक्सर साहित्य के साथ ये घटनाएं की पुनरावृत्ति होती रहती है, और जो साहित्यकार हैं वो अपने जीवन पर्यंत जिस हिसाब से अपने कर्म में संलग्न रहते हैं, तो उसका उत्तराधिकारी मिलना बहुत कठिन देखा गया है। बहुत मुश्किल होता है कि आगे उनकी भावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, और यह ज़रूरत है समाज में कि हम साहित्यकारों को पढ़ें, लिखें, उनको देखें और उसकी चर्चा करें। ये बहुत कम अवसर हैं। पुस्तकालयों का निर्माण बहुत कम हो रहा है, हम लोगों तक अब पढ़ने की प्रवृत्ति बहुत कम हो रही है, और इस प्रकार के कार्यक्रमों में शरीक होने के लिए बहुत कम लोग लालायित होते हैं। तो अब जो भगवान को मंजूर होता है वही होता है। आज के संदर्भ में मैं इस आयोजन के लिए आप सबका मैं आभारी हूँ, और मेरे बीच में जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हुए श्रोता अगर कोई अपनी टिप्पणी देना चाहें तो उनका हार्दिक स्वागत है। उसके बाद मैं अध्यक्ष महोदय से मैं निवेदन करूँगा कि इस कार्यक्रम के समापन की भी घोषणा करेंगे। कोई श्रोता इसमें टिप्पणी करना चाहते हो तो उनका स्वागत है, फिर समापन की ओर इस कार्यक्रम को हम ले जाते हैं। मुझे आधे मिनट का समय दीजिएगा अगर कोई टिप्पणी नहीं करता है। नमस्कार। जी 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 स्वागत। नमस्कार। अशोक जोशी जी दिल्ली हाँ से। जी स्वागत है सर। हाँ, मैं एक्चुअली कार्यालय से लेट हो गया। कार्यालय से क्या जाम में फंस गया। दिल्ली है, बारिश हो रही, कहानी सुनी नहीं, ज्यादा एंड सुना। कहानी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन जो कहानी की रिव्यू के लिए बिश जी को बुलाया, शायद मैं सही बोल रहा जी होंगे, फिर वो हेमंत बिश जी। जी 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 उनको नमस्कार करता हूँ। लेकिन उन्होंने जो रिव्यूइंग एड्रेस में बोला उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। मतलब मैं एक पहाड़ी मगर एक डायलॉग याद आ कि मारनी कमर तोड़ देनी। हाँ, बाकी बहुत सहजता से
बड़ी माधुर्यता से सदे अंदाज में अपनी बातें रखते हैं। इनकी हर बात में दम है, इसमें कहीं डाउट नहीं। लेकिन जो रिव्यूइंग एड्रेस था आपका, जट जी बोलजे के माननी कमर तोड़ देनी। नमस्कार। उत्तराखंड की वाह, जी, शान है बहुत दाजू। बहुत अच्छा। तो हेमंदा, एक बधाई देना चाहूंगी दीदी को, और पूरा यथार्थ परिवेश का एक पूरा चित्र उकेरा, और आदरणीय हेमंत दाजू और पुष्पलता दीदी की और जो कहानी को एक उसमें बांध दिया अपनी बातों में, तो उसके बाद तो फिर कुछ नहीं रह जाता। बहुत अच्छा लगा दीदी। और आधारशिलाएं छाटूंगी, यहाँ से देखूंगी कि आपकी कहानियां और हो तो उसमें पढ़ूंगी। मेरे पास बहुत सारा ढेर है यहाँ पे। बहुत आभार और साधुवाद आपको। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर टिप्पणी। एक हल्का सा 2 शब्दों को जानूंगा। जी स्वागत, जी स्वागत। जो दीदी ने अभी मैं उस ये कहना चाहता हूँ, धन्य है मेरे पहाड़ की, धन्य है मेरे पहाड़ की औरत, जो इतना करने के बाद भी, इतना होने के बाद भी फिर भी अपने इष्ट देवता के प्रति समर्पित रहती है। वो औरत के साथ फिर भी वो अपने गुलजियों को याद करके, अपने इष्ट देवता को याद करके उनके मंदिर में घंटी बजाने गई है। और लास्ट में जो उन्होंने इसका अंत किया, वैसे मैं साहित्यकार तो हूं नहीं, लेकिन जो लास्ट में उन्होंने अंत किया, 1 लाख रुपए के कारण उन्होंने गठरी बांध के अपना घर छोड़ दिया। ये बड़ा दुखांत अंत है कि 1 लाख रुपए के कारण हम लोग अपना गांव परिवार छोड़ के जा रहे हैं, वहां कुछ मिले न मिले कुछ, 1 लाख रुपया कब तक चलेगा। और दूसरा, हेमंत सर ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि इस चीज का एडिक्ट बना दिया है, इतना एडिक्ट बना दिया है, इतना एडिक्ट बना दिया है कि ये हो रही है कि शाम के 7 कब बजे।